हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने आपको कल की वीडियो में जीन अभियांत्रिकी से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि जो प्रतिबंधन एंजाइम है, प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। आपको पहले बता दिया गया प्रतिबंधन एंजाइम यह डीएनए को काटने वाला एंजाइम होता है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को किसी विशेष स्थान से काटने वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। इसका दूसरा नाम सीमाकालीन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी है। प्रतिबंधन एंजाइम को रासायनिक चाकू या आणविक कैंची के भी नाम से जाना जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम यह जीवाणुओं में पाया जाता है। यह जीवाणुभोजियों से जीवाणुओं की सुरक्षा करता है। जीवाणुभोजी क्या होते हैं? जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणुओं को जीवाणुभोजी कहा जाता है। जब कोई जीवाणुभोजी किसी विषाणु को संक्रमित करता है, जब कोई जीवाणुभोजी किसी जीवाणु को संक्रमित करता है तो जीवाणु के अंदर ये प्रवेश कर जाता है, तो उस जीवाणु में उपस्थित प्रतिबंधन एंजाइम उस जीवाणुभोजी के डीएनए को कट कर देता है, जिससे वह जीवाणुभोजी अपनी प्रतिकृति बनाने में असक्षम हो जाता है। तो अब हम बताएंगे कि भाई प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण किस प्रकार से किया गया। एक चीज देखिए, सबसे पहले खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस श्रेणी का प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो हिंसेकेंड है। हमने आपको कल बताया था कि प्रतिबंधन एंजाइम जो है इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर एक एक्सोन्यूक्लियेज और नंबर दो एंडोन्यूक्लियेज। तो एक्सोन्यूक्लियस श्रेणी का जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है यह डीएनए को सिरे से कट करता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यह डीएनए को बीच से ऐसी जगह से कट करता है जहां पर 6 क्षार युग्मों का विशेष अनुक्रम पाया जाता है, यानी कि पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम पर यह कट करता है। पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या है, इसके बारे में हमने आपको अगले वीडियो में पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण। प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण। नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखिए, किसी प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाए उसके लिए नियम है। पहला नियम है नंबर 1, सबसे पहले उस जीवाणु के वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख दिया जाता है जिस जीवाणु से यह प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया गया होता है। क्या बताया आपने? प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण के लिए क्या नियम है? सबसे पहले उस जीवाणु के वंश का पहला अक्षर
अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देते हैं जिस जीवाणु से संबंधित प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया गया होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप सपोज करो, मान लो चाहते हैं भाई कि इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु से जो है प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया गया है, तो इस्चेरिशिया कोलाई इस्चेरिशिया कोलाई तो इस्चेरिशिया कोलाई में इस्चेरिशिया जो है ये इस जीवाणु का वंश है और कोलाई उसकी जाति है। तो द्विनाम पद्धति के अनुसार सभी जीवों का नाम जो है वो दो अक्षरों से बनता है, दो शब्दों से बना होता है। पहला शब्द किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द जो है वंश होता है और दूसरा शब्द जो है वो उसकी जाति होती है। तो इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु का वंश, इस्चेरिशिया उसका वंश है, कोलाई उसकी जाति है। तो हमने कहा कि इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु से कोई प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया गया है, तो उसके लिए पहला नियम क्या है, इस जीवाणु के वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख दिया जाता है जिस जीवाणु से संबंधित प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया गया होता है। दूसरा पॉइंट ये है, उस जीवाणु के जात के प्रथम दो अक्षर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में लिख दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, उस जीवाणु के जात के प्रथम दो अक्षर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में लिख दिया जाता है। तो जैसे इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु है तो इसकी जात क्या है, कोलाई। तो जात का प्रथम दो अक्षर यानी सी और ओ, इसको हम स्मॉल लेटर में लिख देंगे, सी ओ। तीसरा नियम क्या है, उस जीवाणु के प्रभेद का नाम लिख दिया जाता है। तो जैसे मान लो कोई प्रतिबंधक एंजाइम है, उसे इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु के आर फर्स्ट प्रभेद से प्राप्त किया गया है। तो ये क्या है, ये इसका प्रभेद है, प्रभेद। तो तीसरा नियम क्या है, उस जीवाणु के प्रभेद का नाम लिख दिया जाता है जिस जीवाणु से संबंधित प्रतिबंधक एंजाइम प्राप्त किया गया है। तो प्रभेद हमने यहां लिख दिया आर फर्स्ट, ई को आर फर्स्ट हो गया है, यानी कि इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु के आर फर्स्ट प्रभेद से प्राप्त कोई प्रतिबंधन एंजाइम अगर जो है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इको आर फर्स्ट। ठीक है, वापस से बात देख लीजिए। इस्चेरिशिया, मान लो कोई प्रतिबंधन एंजाइम है जिसे इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु के आर फर्स्ट प्रभेद से प्राप्त किया गया है, तो इस जीवाणु का तो इस प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या होगा, वो नाम होगा इको आर फर्स्ट। फिर एक बार देख लीजिए, किसी प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, तो उसके लिए तीन नियम हैं। पहला नियम यह है कि उस जीवाणु के वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देते हैं जिस जीवाणु से संबंधित प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया गया होता है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है उस जीवाणु के जाति के प्रथम दो अक्षर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में लिख दिया जाता है जिस जीवाणु से संबंधित प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया गया होता है। तीसरा नियम क्या है, उस जीवाणु के प्रभेद का नाम लिख दिया जाता है जिस जीवाणु से वह प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया गया होता है। तो ये जो है यही तीन नियम है किसी प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण से संबंधित, यानी कि पहले वंश का जिस जीवाणु से प्राप्त किया गया होता है प्रतिबंधन एंजाइम, उस जीवाणु के वंश का पहला अक्षर
उसके बाद उस जीवाणु के जात के प्रथम 2 अक्षर स्मॉल लेटर में, फिर उस जीवाणु का प्रभेद, तो वह जो है उस प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण हो जाता है। अब इस प्रकार से मान लो आप और कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक जीवाणु है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये देखिए KD सेकेंड। अब यहां देखिए एक जीवाणु है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु के डी सेकेंड प्रभेद से कोई प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया गया है, तो उसका क्या नाम रखा जाएगा, क्या नाम उसका होगा। यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु के डी सेकेंड प्रभेद से कोई प्राप्त प्रतिबंधन एंजाइम है, उसका नाम क्या रखा जाएगा, क्या नाम रखा जाएगा। तो इस नियम के अकॉर्डिंग जैसे मैं आपको पहला नाम क्या है, उस जीवाणु के वंश का, या जैसे देखिए हीमोफिलस क्या है, ये इस जीवाणु का जीनस है, वंश है। इन्फ्लुएंजी क्या है, इसकी जाति है। और डी सेकेंड क्या है, इसका प्रभेद है। देखिए तो प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण के लिए 3 नियम है। पहला नियम, जीवाणु के वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखेंगे जिस जीवाणु से प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया गया है। तो यहां पर जीवाणु के वंश का पहला अक्षर क्या हो गया, H, कैपिटल लेटर में हम H लिख देंगे। इसके बाद दूसरा नियम क्या है, उस जीवाणु के जात के प्रथम 2 अक्षर यानी I और N। जात क्या है, इन्फ्लुएंजी, तो जात के प्रथम 2 अक्षर स्मॉल लेटर में लिख देंगे IN। फिर इसके बाद उस जीवाणु का प्रभेद लिख देंगे, इसका प्रभेद क्या है, डी सेकेंड। तो उसके बाद लिख देंगे डी सेकेंड। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु के डी सेकेंड प्रभेद से प्राप्त प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, हिंड सेकेंड। ये ध्यान रखना, इसको मिलाकर के मत लिखना है, जैसे ऐसे लिखना, ऐसे मिला करके मत लिखना, ये तो बिल्कुल अलग अलग, एच अलग, IN अलग, डी अलग, ये सेकेंड अलग, हिंड सेकेंड हो गया। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हिंड सेकेंड क्या है, हिंड सेकेंड क्या है, तो आप क्या कहेंगे, हिंड सेकेंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु के डी सेकेंड प्रभेद से प्राप्त प्रतिबंधन एंजाइम है। हिंड सेकेंड क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु के डी सेकेंड प्रभेद से प्राप्त प्रतिबंधन एंजाइम है या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसी प्रकार से आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि इको आर फर्स्ट क्या है, इको आर फर्स्ट क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, इको आर फर्स्ट स्टेरिचिया कोलाई जीवाणु के आर फर्स्ट प्रभेद से प्राप्त प्रतिबंधन एंजाइम है। तो इस प्रकार से कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम है उसका नामकरण लिख दिया जाता है, नामकरण इसी प्रकार से किया जाता है। तो ये तो हो गया प्रतिबंधन एंजाइम से संबंधित
तथ्य और प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण, प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य। अब ये तो चूंकि नेचुरली प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं में पाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको जीवाणुओं से आइसोलेट किया और आइसोलेट करने के बाद इसका उपयोग जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यानी जीन अभियांत्रिकी की तकनीक में पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए करते हैं, यानी डीएनए को कट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कहां से काटता है? फास्फेट और शर्करा के मध्य से। यानी कि अगर हम देखें डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों के बने होते हैं। डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों के बने होते हैं और न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 यौगिक से बनता है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तीसरा क्या है? फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। और तीसरा है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार। तो नाइट्रोजन डीएनए के निर्माण में नाइट्रोजनी क्षार 4 भाग लेते हैं, ATCG, ATCG, यानी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, 4 भाग लेते हैं। और इसमें हमेशा ए जो है, ये चारों नाइट्रोजन क्षारों में से ए हमेशा T से जुड़ता है और C हमेशा G से जुड़ता है, यानी AT के साथ 2 दुर्बल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ 3 दुर्बल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। नाइट्रोजनी क्षारकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, प्यूरीन क्षारक और पिरीमिडीन क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 प्यूरीन क्षारक और नंबर 2 पिरीमिडीन क्षारक। प्यूरीन क्षारक 2 होते हैं, एडेनिन और साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। प्यूरीन क्षारक जो है 2 होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और जबकि पिरीमिडीन क्षारक 3 होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। 3 होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जब बनता है तो ए टी के साथ जुड़ता है, सी जी के साथ जुड़ता है। जबकि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो ए जो है यू के साथ जुड़ता है, यूरेसिल के साथ, और सी जो है ये जी के साथ जुड़ता है। यानी हमेशा एक प्यूरीन क्षारक और दूसरा पिरीमिडीन क्षारक आपस में जुड़ते हैं। देखिए ये पिरीमिडीन है और जी क्या है, प्यूरीन क्षारक है। तो एक प्यूरीन क्षारक और एक पिरीमिडीन क्षारक आपस में जुड़ते हैं और ये जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते रहते हैं। तो अब यहां पर देखिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रतिबंधन एंजाइम किस प्रकार से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस प्रकार से डीएनए को कट करता है और कहां से करता है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियोटाइड 3 यौगिक से बनता है, डीऑक्सी यानी डीएनए का न्यूक्लियोटाइड।
तीन यौगिक से बनता है डीऑक्सीराइबो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक। अब इसमें कैसे कैसे ये जब जुड़ते हैं देखिए। अब जैसे है यहां पर सपोज करो ये है ए सी ये हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की हम यहाँ पर संरचना बना रहे हैं। यहाँ टी है तो फिर यहाँ पर हो जाएगा ए, ये देखिए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना है, यानी कि एक नाइट्रोजनी क्षारक और ये क्या है डीऑक्सीराइबो शर्करा हो गया, ये क्या है फास्फोरिक अम्ल यानी फास्फेट समूह हो गया। तो ये तीन फास्फेट समूह, डीऑक्सीराइबो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक, यानी ये अगर हम ये देखें ये इतना, तो ये इतना जो है एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, इतना एक न्यूक्लियोटाइड। ये अब इधर देखेंगे तो ये यहां से ये इतना एक अलग न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये एक अलग, ये तीन न्यूक्लियोटाइड ये। अब ये जैसे इस साइड में चूंकि डीएनए द्विसूत्री होता है तो एक सूत्र इधर हो गया और एक सूत्र इधर, तो एक के साथ टी जुड़ेगा दो ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा, और ये जुड़ने के बाद यहाँ पर ये नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबो शर्करा और फास्फेट, अब ये तीन मिल करके एक अलग न्यूक्लियोटाइड ऐसे बना दिए। तो इन न्यूक्लियोटाइडों का नाम, जैसे डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं ATCG, उसी प्रकार से डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अब जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है, अब देखिए ये क्या है एडेनिन, ये शर्करा, ये फास्फेट, इसका क्या नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट नामक यह एक न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट यह एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये कौन सा, इस न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम होगा डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफास्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफास्फेट, इसका देखो डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। तो ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको कट कहां से करता है, तो देखिए इनको जो फास्फेट और शर्करा के बीच से इनको कट कर देता है, यानी कि अगर जो इसको काटना है प्रतिबंधन द्वारा, तो प्रतिबंधन एंजाइम देखिए ये ऐसे जुड़े रहते हैं, ये फास्फेट है शर्करा, फास्फेट शर्करा जो है ये आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके द्वारा ये क्या है फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा आपस, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबो शर्करा के साथ फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो
तो प्रतिबंधन एंजाइम करता क्या है कि इसी फास्फेट और शर्करा के बीच से इसको कट कर दिया, यानी ये जो बंध था फास्फोडाइएस्टर बंध, इसको तोड़ दिया और इसको यहां से तोड़ देगा। देखिए फास्फेट और शर्करा को यहां तोड़ दिया। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड ये बिल्कुल ये अलग हो गया। देखिए इसको यहां से काट रहा तो ये इसको लेकर के एक न्यूक्लियोटाइड ये यहां से अलग हो गया। तो ये जो है प्रतिबंधन एंजाइम ये डीएनए की न्यूक्लियोटाइड को फास्फेट और शर्करा के बीच से कट कर देता है, जिससे न्यूक्लियोटाइड जो है आगे के न्यूक्लियोटाइड से अलग हो जाता है। तो ये हमने आज आपको बताया कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण, इसके बारे में हमने आपको बताया। प्रतिबंधन एंजाइम किस प्रकार से किसी डीएनए को कट करता है, ये हमने आज के वीडियो में आपको बताया। अब इससे आगे का जो टॉपिक है वो कल के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।